हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस के अगले एग्जाम्पलों पर। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। यानी कि पिछली वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड को करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर अपन अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। तो अपने पास में कई सारे जो मेथड्स हैं, कई सारी जो अपने पास में थ्योरम है, उन थ्योरमों से अपन को पता लगता है कि कई बारी जब अपन को यूज करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ए इंटू अल्फा। अगर इस वाली ये अपने पास में 1.3 नंबर की थ्योरम थी। इस थ्योरम में अपने पास में दो चीजों को क्या करना होता था, यानी कि इन दोनों चीजों को समृद्ध करना होता था। तो उसके लिए जब अपन इनको असमृद्ध कर देते थे तो अपने पास में क्या हो जाता था, वेक्टर स्पेस अपने पास में प्रूव हो जाता था, और उसका सबसेट होने के बावजूद होने के कारण अपने पास में क्या हो जाता था, वेक्टर सब स्पेस। 1.4 जो थ्योरम थी उसके रेस्पेक्ट से अपन क्या प्रूव करते थे कि अगर अपने पास में ऐसा होता है कि अल्फा माइनस बीटा और ए डॉट अल्फा ये समृद्ध हो, तो अब अपने पास में क्या कंडीशन, यानी कि ये किस में बिलोंग कर जाए, इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू में हो जाए, तो अपने पास में डब्ल्यू क्या हो जाता था, वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाता था। एंड 1.5 थ्योरम, 1.5 जो थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि अगर एक वैल्यू ए है जो कि एफ से है और दूसरी वैल्यू बी है जो कि एफ से है, और अल्फा और बीटा ये किससे हैं, अपने पास में डब्ल्यू से, तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू अगर डब्ल्यू हो जाए, ये तो हो गया एफ और ये हो गया अपने पास में डब्ल्यू। तो ये अगर अपने पास में डब्ल्यू हो जाए तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस है। तो इन सारी चीजों से लेते हुए अपन को जो चीज कभी कभी अपन को हो सकता है ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ जाती है, कभी कभी बीच वाली करनी पड़ जाती है, कभी कभी तीसरे नंबर की करनी पड़ जाती है। तो जो अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल होता है उसको अपन ले लेते हैं। कई बार एक थ्योरम से अपने पास में लेंदी पड़ जाता है, कभी दूसरी थ्योरम से अपन को सिंपल पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें अपन को थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसे कि अपने पास में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग थ्योरम का यूज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अपन ने पहला ही क्वेश्चन देखा हुआ है कि W1 जिसमें दिया हुआ है, पहला ही इसमें तीसरे के पहले में W1 अपने पास में इस प्रकार का है कि x 2y और 3z अपने पास में एलिमेंट है, जिसमें से x y z इज बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट अगर लेता हूं तो v क्या होगा, तो मैंने लिख लिया माना v q r इज इक्वल टू, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा क्योंकि 3 टपल्स का सेट है, तो 3 टपल्स का सेट है तो x y z एंड क्योंकि r के रेस्पेक्ट में है तो x y z इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, r है, तो अपने पास में एक कंडीशन में लेके चलता हूं W1, तो W1 क्या इसका सबसेट होगा, यानी कि अगर मैं कहूं कि X Y और Z किस में है, R में है, तो 2R जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो भी R का एलिमेंट होगा, यानी कि ये वाला बीच वाला एलिमेंट जो है वो भी R का ही है। तो उसके रेस्पेक्ट में अपने पास में ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यानी कि W1 इज द सबसेट ऑफ V3, W1 इज द सबसेट ऑफ V3। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी, कि W2 की, तो W2 जो है क्या इसका सबसेट होगा, ये तो भाई सिंगल एलिमेंट है यानी कि सेम रहेगा, तो X इज बिलोंग्स टू R है, यानी कि यहां पर भी अपने पास में क्या था, X इज बिलोंग्स टू R था, तो W इज द सबसेट ऑफ V3। ठीक है, इसके बाद में W3 की अगर मैं बात करूं तो W3 इज द सबसेट, यानी कि W3 किसका सबसेट होगा, क्योंकि Q तो पहले से ही R का सबसेट होता है, तो ये वाली सारी की सारी वैल्यू R में बिलोंग करेंगी। जब ये R में बिलोंग कर रही हैं तो ये वाली कंडीशन को भी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि W3 इज द सबसेट ऑफ V3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इन तीनों को तथा अपन ने इन चीजों को लिख लिया कि ये सारी चीजें भी स्पष्ट रूप से पता लग रही हैं, स्पष्ट हैं, तो इनको लिख लिया अपन ने, ये स्पष्ट हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। ए को अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने पास में ये एलिमेंट मैंने लिया है कि W1 जो है इज इक्वल टू है किसके, x 2y 3z के।
दिस इम्प्लाइज एक कंडीशन क्या बन के आ रही है कि x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू है आर के। ठीक है, तो दैट्स इट। तो यहां पर अपन अगर बात करें किसकी, इस वाली कंडीशन की, तो यहां से मैं एक एलिमेंट लेता हूं, माना अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू एंड बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू, यानी कि अल्फा और बीटा किस में है, बिलोंग करते हैं डब्लू में। अतः अपन को अल्फा एक ऐसा लेना पड़ेगा कि अल्फा इज इक्वल टू, मैंने ले लिया क्या, एक एलिमेंट कि x1 कॉमा 2y1 कॉमा 3z1। भाई z को मैं इस तरीके से नोट करता हूं, तो आप एक बार, कई बार अपन z को ऐसे नोट करते हैं और मैं इसको इस तरीके से नोट करता हूं, तो इसमें फर्क समझ लेना। कईयों को पता नहीं होता कभी कभी कि ये क्या लिखा हुआ है, भैया z है ये। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बीटा की बात करूं, तो बीटा मैंने मान लिया x2 कॉमा 2y2 कॉमा 3z3, सॉरी 3z2, और ये अपन ने पास में एलिमेंट हो गए। जबकि x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा z2 इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब अपने पास में इसके लिए क्षेत्र कौन सा वर्क कर रहा है, तो इसके लिए क्षेत्र कौन सा वर्क करेगा अपने पास में r, क्योंकि w1 के लिए कौन वर्क कर रहा है r। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं किसके लिए, a के लिए, तो a इज इक्वल टू मैंने ले लिया, सॉरी एक एलिमेंट मैंने ले लिया, क्योंकि a डॉट अल्फा अपन को प्रूव करना है, तो मैं अपन इसमें a तो अपने पास में a लेना है, चलो a ले लेते हैं अपन। तो a मैंने लिया कि a इज इक्वल टू, ए इज बिलोंग्स टू, सॉरी ए इज बिलोंग्स टू क्षेत्र में से, तो क्षेत्र में कौन सा रहेगा आर, एंड बी इज बिलोंग्स टू आर। तो ये वाली कंडीशन भी अपन ने ले ली है। अब अपन को ए डॉट अल्फा ए डॉट बीटा ये अपन को प्रूव करना है, तो मैं लिख देता हूं कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा के लिए, तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो ए क्या है अपने पास में, अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं, तो ए की जगह पर ए और अल्फा की वैल्यू है x1 कॉमा y2 y1 कॉमा 3z1 प्लस बी लिख दिया, और बीटा की वैल्यू x2 कॉमा 2 y2 कॉमा 3z3। ठीक है, अपन अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अदिश गुणन की परिभाषा से अपने पास में इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ay1 3az1। ठीक है, प्लस बी x2 कॉमा 2by2 कॉमा 3bz2 है, सॉरी ये 3 वापस से लिख दिया मैंने मिस्टेक से, तो 3bz2। ठीक है, तो यहां पर और तो कहीं नहीं लिखा है, सही है। ठीक है, तो आगे अगर अपन इनको ऐड करेंगे, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं अदिश गुणन, अदिश गुणन से, तो अदिश गुणन हुआ है यहां पर। अब इनका योग करना है, तो a x1 प्लस b x2 कॉमा 2 तो कॉमन ले लिया, a y1, चलो अगली स्टेप में ले लेंगे 2a y1 2b y2 कॉमा 3az1 प्लस 3bz2, ये अपने पास में आ गया। इसके बाद में अगर मैं कंडीशन को सॉल्व करूं, ax1 bx2 कॉमा 2 कॉमन ay1 प्लस by2 कॉमा 3 कॉमन az1 प्लस bz2। ठीक है, तो ये वैल्यू बन के अपने पास में आ जाती हैं। तो अब अपन क्या करें भैया, देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए, आर में, ये वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए, आर में, ये वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए, आर में। 2 और 3 से मतलब नहीं है, इन वैल्यूज से मतलब है। ठीक है, तो अपन को पता है कि x1 x2 y1 y2 z1 z2 किस में है, आर में, ए किस में है, आर में, बी किस में है, आर में। तो इसका मतलब कि अपने पास में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं
कि a कॉमा b कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा z2 इज बिलोंग्स टू R। अतः ये सभी एलिमेंट जो हैं R के एलिमेंट हैं, तो R के एलिमेंट जो हैं अपने पास में एक दूसरे के लिए गुणन के लिए क्या होते हैं, समृत होते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि a डॉट x1 कॉमा b डॉट a की वैल्यू को लिख लेते हैं a डॉट y1 कॉमा a डॉट y2। तो इन सबको अपन ने लिख लिया, कॉमा b डॉट x2 कॉमा ये y2 नहीं है, ये z1 है, सॉरी z1 x2 और b डॉट y2 कॉमा c डॉट c नहीं b डॉट z2 इज बिलोंग्स टू R। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, R में, क्योंकि गुणन के लिए क्या होता है, समृत। ठीक है, तो R गुणन के लिए समृत है, R गुणन के लिए क्या है, समृत है, क्योंकि ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र है तो योग गुणन के लिए क्या होगा, समृत तो होगा ही होगा, समृत है। ठीक है, अब इन सब को अगर मैं योग करूं इनका, तो इसका योग किसके साथ में, इस वाले के साथ में, तो ax1 प्लस bx2 इज बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसके बाद में ay1 प्लस aby2 इज बिलोंग्स टू R एंड az1 प्लस az2 इज बिलोंग्स टू R। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट R में अपने पास में क्या करेंगे, बिलोंग, क्योंकि ये क्या होता है, R योग के लिए क्या होता है, समृत होता है, योग के लिए क्या होगा, समृत। तो योग के लिए समृत हो गया। तो जब अपने पास में ये योग के लिए समृत है, तो ये वाला एलिमेंट किस में है, R में, ये वाला एलिमेंट किस में है, R में, ये वाला एलिमेंट किस में है, R में। मतलब कि ये एलिमेंट R में, ये एलिमेंट R में, तो ये एलिमेंट R में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इधर से इसको थोड़ा एक बार मिटा दूंगा, तो एक बार आप लिख लीजिए इसको। तो देखें अपने पास में ये जो एलिमेंट है, इसको अगर मैं लेके चलूं तो अपने पास में क्या बन के आएगा, तो सुने, तो यहां पर ये एलिमेंट R में, R योग के लिए क्या है, समृत है, तो योग के लिए समृत है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखना चाहूं कि ये वाले सारे के सारे एलिमेंट R में हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा, या फिर मैं पहले उस एलिमेंट को लिख लेता हूं एक बारी। तो एलिमेंट क्या है मेरे पास में, जो कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा के इक्वलेंट में चल रहा था, क्या कि ये वाला एलिमेंट की ax1 प्लस bx2, इसके बाद में कॉमा 2a y1 प्लस b/2 कॉमा 3a z1 प्लस bz2। ठीक है, इज बिलोंग्स टू W। ये W में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W1। W1, तो ये W1 में बिलोंग कर रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ये वाली वैल्यू इसमें बिलोंग कर दी, अर्थात W ऑफ R, V3R की उप समष्टि है। और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार लिखें आप। तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का बी पॉइंट। तो बी पॉइंट जो है वो अपन को दिया हुआ है कि W2 x x x, तीनों की तीनों क्या हैं,
x हैं और x इज बिलोंग्स टू r है, तो अपने पास में सबसेट तो हमने पहले लिख ही लिया था। अब अपन आगे लिखते हैं कि b पॉइंट के लिए सबसेट तो हमने लिख लिया था, अब अपन को b पॉइंट का अगला वाला पार्ट अपन को देखना है। तो b पॉइंट के लिए मैं W2 को एक बार लिख लेता हूं। तो W2 जो है वो इस तरीके से है x, x, x वेयर x इज बिलोंग्स टू r। तो ये अपने पास में दिया हुआ है। अब अपन इसको लिखेंगे क्या, वो कंडीशन देख लेते हैं। अब माना एलिमेंट लेना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू x1, x1, x1 और बीटा को मैंने ले लिया x2, x2, x2। तो तीनों एलिमेंट अपने पास में सेम होने चाहिए। अपन को क्या देखना है कि A इज बिलोंग्स टू R, B इज बिलोंग्स टू R। तो ये R में बिलोंग कर ही रहे हैं अपने पास में, A इज बिलोंग्स टू R एंड B इज बिलोंग्स टू R, अब x1 इज बिलोंग्स टू R, x2 इज बिलोंग्स टू R। तो ये सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, R में बिलोंग करेंगे। तब अपन को क्या करना है, देखें, A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा, ये अपन को फाइंड आउट करके देखना है, वही वाली थ्योरम। तो A की जगह पर A और अल्फा का मान है x1, x1, x1 प्लस B डॉट बीटा का मान है x2, x2, x2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में क्या आ गया, ax1, ax1, ax1 प्लस bx2, तो इसको आ जाएगा अपने पास में bx2, bx2, bx2। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपने पास में बन के आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ax1 प्लस bx2, ax1 प्लस bx2, ax1 प्लस bx2। तो सेम तो आ रहा है, सेम तो आ रहा है, यानी कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा सेम तो अपने पास में आ रहा है। लेकिन क्या ये जो वैल्यू सेम आ रही है, क्या ये वाली वैल्यू r में से है क्या, तो वो चीज अपन को देखना है। तो अपने पास में है कि a इज बिलोंग्स टू r, अपने पास में x1 इज बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज ax1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसके बाद में b इज बिलोंग्स टू r, सॉरी a इज बिलोंग्स टू r, x2 इज बिलोंग्स टू r, सॉरी b के लिए है अपने पास में, तो b इज बिलोंग्स टू r एंड x2 इज बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा अपने पास में bx2 इज बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब कि ax1, bx2 इज बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज ax1 प्लस bx2 इज बिलोंग्स टू r। तो यहां पर लिख देंगे कि अदिश गुणन के लिए क्या है, ये समव्रत, अदिश गुणन के लिए समव्रत है, क्योंकि r तो क्या है, क्षेत्र है अपने पास में। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, सदिश योग के लिए क्या है, समव्रत है, सदिश योग के लिए क्या है, समव्रत। तो समव्रत लिख दिया, ये वाली कंडीशन अपने पास में यहां से आ गई। तो अब ये समव्रत है, तो इसका मतलब कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W2, यानी कि ये इसका क्या होगा, W2 का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और साथ ही ये जो आने वाला एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है सेम वाला, ये किस में होना चाहिए, R में। तो क्या ये अपने पास में R में है क्या, बिल्कुल है, ये वाला एलिमेंट भी R में है, ये एलिमेंट पहले से ही R में था, ये R में है, तो ये W2 को क्या करता है, फॉलो करता है। अतः W2F या फिर W2 ऑफ R एंड V3
आर की एक क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, दैट्स इट। एक बार लिखें आप। तो अब अपन बात करते हैं इसके सी पार्ट पर। तो सी पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि W3 x, y, z एंड x, y, z इज बिलोंग्स टू Q। तो x, y और z तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, Q के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सी पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व। तो एक बार मेरे को W3 लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं x, y, z, जहां पर x, y, z इज बिलोंग्स टू Q। यानी कि Q यानी कि अपने पास में परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर में होंगे ये वाले एलिमेंट। अब अपन को क्या लेना है कि अल्फा, तो माना अल्फा इज इक्वल टू x1, y1, z1, और बीटा मैंने ले लिया x2, y2, z2। तो ये एलिमेंट अपने पास में इस तरीके से हो गया और ये एलिमेंट अपने पास में इस तरीके से हो गया। तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा के लिए अगर वो क्या हो गया, समरथ हो गया, तब तो सदिश समष्टि है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ए क्या है, तो ए इज बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू डब्लू। अल्फा डब्लू में है, जबकि ये वाले जो x1, y1, z1 है, तो अपन साथ में लिखूंगा मैं, जबकि x1, y1, z1 इज बिलोंग्स टू x1, y1 और z1 इस किस में से होंगे, q में से होंगे। तो अपन ने इसको q लिख लिया। ठीक है, तो मैं यहां से मान लेता हूं कि माना अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू अपन को ऐसी लेनी है जो क्यू के अंदर नहीं हो, आर के अंदर आ रही हो, क्योंकि अपने पास में ये वाला क्या है, सबसेट है इसका आर का, तो इसमें से कम वैल्यूज को अपन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली वैल्यू, ऐसी वैल्यू देखते हैं जो इसमें हो इसमें ना हो। तो अपन को क्या मिल गया, √2, तो या फिर √3। तो ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया √3। ठीक है, ए इज इक्वल टू √3 हो गया। और दूसरी जो कंडीशन है कौन सी वाली, कि अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, x1, y1, z1। तो ए डॉट अल्फा अपन को निकालना है। ठीक है, तो ए डॉट अल्फा इज इक्वल टू √3 x1, y1, x1, y1, z1। तो ये जो एलिमेंट बन के आया, अपन को इसका क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई। और जैसे ही मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ए डॉट अल्फा इज इक्वल टू √3 x, √3 y, √3 z। तो ये जो एलिमेंट है कि √3 इज बिलोंग्स टू आर एंड x1, तो ये तो क्या था अपने पास में, x1, और ये क्या था अपने पास में, y1, और ये क्या हो गया, z1। तो x1, y1, z1 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया, तो √3 इज बिलोंग्स टू आर एंड x इज बिलोंग्स टू √3 इज बिलोंग्स टू आर एंड x1 इज बिलोंग्स टू अपने पास में कहां पर, किसमें, q में, इज बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। एंड √3 इज बिलोंग्स टू आर एंड y1 इज बिलोंग्स टू q एंड √3 इज बिलोंग्स टू r एंड z1 इज बिलोंग्स टू q। तो ये वाली वैल्यू, तो यहां पर z1 q में से, √3 इसमें से है, तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो √3 इंटू x1 इज इक्वल टू √3 x1 इज बिलोंग्स टू r बट डज नॉट बिलोंग्स टू q। यानी कि ये q में तो बिलोंग नहीं करता है, लेकिन r में बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से √3 x1 एंड √3 x1 इज बिलोंग्स टू r बट डज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर देंगे, तो √3 x1 हो गया, √3 y1 हो जाएगा ये,
और ये हो गया √3 Z1। तो Z1 के लिए अपने पास में क्या है कि Z1 √3 Z1 इज बिलोंग्स टू R बट डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q में तो बिलोंग नहीं करता लेकिन R में जरूर बिलोंग करता है। अतः कौन सा Q ऑफ R V3 ऑफ F की एक सदिश समष्टि नहीं है, सदिश समष्टि नहीं है, क्योंकि यह A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा प्रतिबंध को क्या नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है। यानी कि ये इसको संतुष्ट नहीं करती, इसलिए क्या नहीं होगा, उपसमष्टि नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास में अपन ने देखा कितना आसान सा है, किसी भी इक्वेशन को अपन क्या पुट करें कि सदिश समष्टि अपन को सदिश उपसमष्टि प्रूव करना हो तो एक वैल्यू इसी वाली का ज्यादा यूज रहेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अब मैं बात करूं इसके लिए तो मेरे पास में ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है जिसमें से अपने पास में ये एक सदिश समष्टि हुआ था, ये भी एक सदिश समष्टि हुआ था, लेकिन ये नहीं होगा। तो अब आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको आसानी से कोई भी चीज हो वो अच्छे से समझ में कब आएगी, जब अपन चीजों को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप जब तक घर पे खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब आप आगे वाले क्वेश्चनों को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर भी मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा ही एग्जाम्पलों को। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।